नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है संस्कृति आईएएस की तरफ से। बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था संस्कृति की ओर से बीपीएससी कोर्स का, तो संस्कृति आईएएस यह कोर्स को लेके आया है। यह शुरू किया जा रहा है 4 सितंबर से रात को 7 बजे। इसमें फीस आप सभी के लिए बहुत कम रखी गई है, मात्र 25,000 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ आपको अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, यानी कि 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं हैं। इसकी वैधता कोर्स शुरू होने से 1 वर्ष तक रहेगी और इसमें आप असीमित वार सारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षाएं रहेंगी और नियमित क्लास टेस्ट भी आपके लिए आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक विषय और खंड के प्रिंटेड क्लास नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम आप लोग के लिए जल्द शुरू किया जाने वाला है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और सभी क्लासेस में ज्वाइन करते हुए अच्छे से ज्ञानवर्धन करते रहें और हो जाए एग्जाम रेडी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ क्या है। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सब बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग हमारी आज की पहली करंट अफेयर न्यूज़ देखते हैं, जो हमें बता रही है भारत एनसीएपी के बारे में। तो आज हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी भाई, उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है भारत में, जिसको हम लोग भारत एनसीएपी के रूप में जानते हैं। तो न्यूज़ यही है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बहुप्रतीक्षित न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को अब लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इससे संबंधित जो नॉर्म्स होंगे उन सभी नॉर्म्स को बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, बट अब कार्यक्रम सारा शुरू कर दिया है इन लोगों ने और अब भारत में अपने स्तर पर अपने मानकों के अनुरूप हम लोग कार का परीक्षण कर पाएंगे। क्या होता है यह एनसीएबी टेस्ट, तो जरा इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अभी जनरली क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि भारत में आए दिन हम लोग एक्सीडेंट्स देखते हैं। कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट बहुत नॉर्मल है भारत में, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स को खरीद रहे हैं। और हम देखें तो शायद दिल्ली जैसे जो महानगर हैं वहाँ पर आप लोग ट्रैफिक फ्री तो मूव कर ही नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में समस्या क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उसी वजह से अब बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि भारत में होना चाहिए कारों का टेस्ट। मतलब यह एक प्रकार का एक्सीडेंट टेस्ट होता है। तो इसमें कार को हर तरह से चेक किया जाता है। कार का सामने से भी एक्सीडेंट करवाएंगे, साइड से भी करवाएंगे, पीछे से भी कराएंगे। और यह भी देखा जाता है कि कई बार कार खुद मूव करती हुई जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरी गाड़ी के माध्यम से उसमें टक्कर मारी जाती है। इसमें यह टेस्ट किया जाता है कि अगर गाड़ी में किसी भी तरफ से कोई टक्कर हो तो ऐसी स्थिति में हानि का प्रतिशत क्या रहेगा, कितना अधिक डैमेज देखा जा सकेगा। तो पहले ये जो टेस्ट हुआ करते थे हम जनरली विदेशों में करवाते थे और बहुत बार ऐसा होता था कि अनेक गाड़ियों के टेस्ट नहीं भी हो पाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में जांच पड़ताल नहीं हो सकी, बातें पता नहीं लग पाई और हम उससे संबंधित अपने अनुमानों को तैयार नहीं कर पाए। और हम देखते हैं कि भारत में जब कभी भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो अनेक लोग अपनी जान गंवा देते हैं उन एक्सीडेंट्स में। तो इसी वजह से लंबे समय से डिमांड थी। तो अब कह रहे हैं कि ठीक है, भारत में सब कुछ शुरू होगा और सारी बातें अब भारतीय मानकों के अनुरूप और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं है भाई, एक ग्लोबल एनसीएपी बना हुआ है ऑलरेडी। यह है दुनिया में अनेक देश फॉलो कर रहे हैं। यूरोपीय देश हमेशा से अलग चलते हैं क्योंकि वह ईयू वाले देश है, तो इनका अपना खुद का एनसीएपी है। तो इन्हीं को आधार बनाते हुए हम लोग अपना खुद का एनसीएपी तैयार करेंगे, जो भारत में सभी राज्यों के लिए समान होगा। सभी गाड़ियां उन्हीं मानकों के आधार पर तैयार होंगी और टेस्ट की जाएंगी। ठीक है, अब आगे सारा मामला इसके माध्यम से क्या होने वाला है कि अब भारत में कहीं ना कहीं हम सड़क सुरक्षा को लेकर सोच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सरकार इस संबंध में चिंतित है। बात क्लियर है सभी लोग को। तो जब ये सभी काम भारत में होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और लोगों की जानों को बचाया जा सकेगा, दुर्घटना को कम किया जा सकेगा। जब सारे नॉर्म्स तैयार हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में तुलना की जाएगी गाड़ियों की और जो हम लोग के ग्राहक हैं, चाहे कोई भी गाड़ी खरीदना चाहे, वह यहाँ कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी उनके जीवन के लिए बेहतर है और किसमें सिक्योरिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में सभी मानकों को पूरा किया गया है। यह सब मामला हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में विशेषताएं क्या रहने वाली है, कह रहे हैं कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के तहत अलग चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा, मानकों का निर्धारण किया जाएगा और उन्हीं मानकों का पालन करते हुए कोई भी कंपनी है गाड़ी की, वह अपने व्हीकल्स को टेस्ट कर पाएगी और देख पाएगी कि मानक क्या है। ये जो पूरा का पूरा टेस्ट रहता है ना, यह 2 मानकों के आधार पर रहता है, 2 स्तर पर रहता है। इसमें जो पहला स्तर होता है यह होता है वयस्कों का, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जैसे कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या जो पूरी तरह से
इनका शरीर विकसित हो चुका है। लेकिन दूसरा मामला बच्चों का होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट लोग होते हैं या कोई एक व्यक्ति कार को ड्राइव कर रहा होता है और वह अपने बच्चे को पिछली सीट पे बिठा देता है या बगल वाली सीट पे ही बिठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई एक्सीडेंट तो यह नहीं जानता कौन बच्चा है और कौन बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए ही चेक किया जाता है कि अगर कभी एक्सीडेंट होगा तो वयस्क कितना अधिक प्रभावित होंगे और बच्चों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कार में डमी बिठाए जाते हैं, बच्चों के भी डमी रखे जाते हैं और जो वयस्क व्यक्ति होता है या जो चालक होता है उसका डमी रखा जाता है। और जितना अधिक वह क्षतिग्रस्त होता है और जितना अधिक कार क्षतिग्रस्त होती है उसके आधार पर यह पता लगा लिया जाता है कि व्हीकल अपने मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके आधार पर पूरा प्रोसेस फॉलो होता है और अंत में देखते हैं कि व्हीकल्स को स्टार दिए जाते हैं। जितने अधिक स्टार उतनी ही व्हीकल अच्छी। ये माम तो हम जानते हैं ना, 5 स्टार रेस्टोरेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, 2 स्टार 1 स्टार मतलब उससे निचले स्तर पे। तो ठीक इसी प्रकार इसमें स्टार दिए जाते हैं। यदि किसी व्हीकल को 5 स्टार दे दिए मतलब यह है कि वो सुरक्षा के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जीवन को जो संकट होना चाहिए वह उसमें बहुत अधिक कम है। और वयस्क के लिए बच्चों के लिए दोनों ही मामलों में अलग अलग स्टार दिए जाते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सीडेंट जितना बड़ों को प्रभावित कर रहा है उतना बच्चों को प्रभावित करे, दोनों की जो वहन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए दोनों ही स्तर पर स्टार दिए जाते हैं। वयस्क में जितने ज़्यादा स्टार यानी कि उतना अधिक वयस्क सुरक्षित है गाड़ी में, और बच्चों के लिए जितना स्टार उतने अधिक बच्चे सुरक्षित हैं। सारी बात क्लियर है सभी लोग को, तो सारी यही बात यहाँ पर की गई है और हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे इसका एक महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा। अब देखिए सबसे जरूरी तो यह था कि जीवन बचा लें हम लोग, तो जीवन तो इसके माध्यम से सुरक्षित हो जाएगा और अच्छा सिक्योरिटी नॉर्म पूरा फॉलो किया जाएगा ताकि सड़क सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन केवल और केवल हम लोग की सिक्योरिटी के अलावा, परिवार सुरक्षा के अलावा एक और पक्ष है जो हम लोग को समझना चाहिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, अभी क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय गाड़ियों की डिमांड बहुत कम रहती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर जगह ऐसा नहीं है कि सस्ती गाड़ी मिली तो खरीद लो, नहीं, बहुत लोग इस मामले में अवेयर हैं और वो देख के गाड़ी खरीदते हैं कि हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि जब हम पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो भारतीय व्हीकल्स की जो डिमांड है वह इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगी और अलग अलग देशों में हम लोग गाड़ियों को सप्लाई कर पाएंगे। तो सिर्फ जीवन ही सुरक्षित नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में हमारी जो जीडीपी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें भी ग्रोथ देखी जाएगी, हमारा ट्रेड बढ़ेगा बाकी देशों के साथ में। ठीक है, सभी लोग को बात क्लियर है इतनी? ओके। तो भारत में अगर हम सड़क दुर्घटना की स्थिति समझें तो यह भी अपने आप में बहुत खास है। जनरली क्या होता है कि हर साल एनसीआरबी अपने डेटा रिलीज करता है, हालांकि यह मुख्य रूप से इसको जानेंगे तो यह क्राइम रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें यह बात दिखाई जाती है कि हमारे देश में कौन कौन लोग, कितने कितने लोग किस किस कारण से मर रहे हैं। तो इसमें यह भी दिखाया जाता है कि कितनी संख्या में, कितने प्रतिशत में मरने वाले लोग दुर्घटना के कारण मरे हैं, यह इसमें स्पष्ट किया था। तो आंकड़ा समझते क्या कह रहा है। अभी हम लोग के पास वर्ष 2021 का आंकड़ा है जो वर्ष 2022 में जारी किया गया था, अभी 2022 के आंकड़े आने बाकी रह गए। तो कह रहे हैं कि वर्ष 2021 की स्थिति ऐसी थी कि बहुत अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई और लगभग 1.54 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरी नहीं कि हर इंसान की मृत्यु हो, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घायल होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। कह रहे हैं कि इस दौरान 3.84 लाख लोग घायल हो गए थे। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि यह जो नंबर है ना, वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। जैसे कि इसका जो पिछला रिपोर्ट था वर्ष 2020 वाला, उसमें यह बताया गया कि सड़क हादसों में 1.31 लाख लोगों की मृत्यु हुई, वहीं 3.49 लाख लोग इसमें घायल हुए। तो दोनों ही नंबर बड़े अगर हम ईयर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है। तो चीज़ों को समझते जानते हुए ज़रूरी था कि भारत में इस प्रकार की पूरी व्यवस्था लाई जाए, तो सरकार ला रही है। दूसरी बात देखने वाली यहाँ पर यह भी है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट यहाँ पे सेट कर लिया अपने लिए। टारगेट क्या सेट किया, तो कह रहे हैं कि भाई जब इन सभी चीज़ों का पालन किया जाएगा, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2024 तक सरकार चाहती है कि सड़क दुर्घटना में जो भी एक्सीडेंट के कारण लोग मर रहे हैं उन सभी लोगों का जो दर है उसको 50% तक रिड्यूस किया जाए। यह है सरकार की अपेक्षा है फिलहाल कि इस तरफ इतना काम हो जाए, बहुत अच्छा है। यदि 2024 तक हम 50% के लक्ष्य को पा लेंगे तो आगे इस तरफ और अधिक सोचा जाएगा। और गाड़ियों में जो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स होने चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, उन सभी नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा और लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाया जाएगा। पूरा टॉपिक क्लियर है। तो जो भी बातें होनी चाहिए थी मैंने आप लोग को सभी बातें बता दी हैं। तो इसी क्रम में एक बात ज़रूरी आप लोग के लिए यह है कि आप हमें इस प्रश्न का जवाब दे दें। एक
प्यारा सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर प्रश्न को और अधिक कठिन बनाया जाए, तो अब इस शुरुआत है, अभी आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द सॉल्व करें, धीरे धीरे इसको हार्ड बनाएंगे हम लोग। तो कमेंट करने के बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रहे हैं गर्भपात और न्यायिक विवाद। देखिए ये जो न्यूज़ है ना, यहाँ पर दो न्यूज़ है हम लोग के लिए। एक न्यूज़ हमें बता रही है गर्भपात के कानूनों के बारे में और दूसरी बता रही है न्यायिक विवाद के बारे में। दरअसल मामला क्या था मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अभी फिलहाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को फटकार लगाई। उसको बोला कि आप अपने अधिकार भूल चुके हैं, आपको पता ही नहीं है किन अधिकारों के तहत किन दायरों में रहकर काम करना है और किस मामले में कैसे निर्णय देना है। अब कहानी क्या थी, इसके पीछे एक लंबी कहानी थी, एक लंबा मामला था जिसको समझना जरूरी हो गया। तो देखिए मामला क्या हुआ कि भाई गुजरात हाई कोर्ट के पास एक केस आया। केस क्या था, केस था एक रेप केस। एक जो गृहकर्मी होती है उसका रेप किया गया था और बता रहे थे कि जिस समय गुजरात हाई कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा तो उस समय जो पीड़िता थी उसकी प्रेगनेंसी थी 26 वीक्स की। तो 26 वीक की प्रेगनेंसी जो है वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा समय का होती है, ये हम लोग को पता ही है जो इंडियन लॉज है उसके हिसाब से। अब क्या हुआ, ये मामला आया था 7 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत हुआ तो कहते हैं कि 10-11 अगस्त से इसमें कार्रवाई शुरू हो गई। बट एक प्रोसेस क्या देखा है कि जो कोर्ट था उस कोर्ट ने रेगुलरली चीज़ों को आगे बढ़ाया, पोस्टपोन किया, अलग अलग डेट दिए जा रहे थे और प्रोसेस को बढ़ाए जा रहे थे, चीज़ों को जितना बड़ा हो सकता था उसको कंट्रोल नहीं किया। तो कहते हैं कि पहले पूरा मामला देखा गया, जाना समझा गया, तो फिर कोर्ट ने बोला कि एक मेडिकल बोर्ड बनाइए। तो पूरा मेडिकल बोर्ड बनाया, महिला की जांच हुई, जो भी मामला था उसकी जांच हुई और उसके बाद में फिर रिकमेंडेशन आया कि ठीक है प्रेगनेंसी अभी जो है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, बहुत अधिक समय अभी नहीं हुआ है। तो जब कोर्ट को पता लग गया था कि अबॉर्शन संभव था, तो उसके बावजूद क्या हुआ कि 11 अगस्त को जानने के बावजूद कोर्ट ने एक नई डेट दे दी। इसके बाद कोर्ट ने 12 दिन का डिले किया मामला और कहा कि हम फैसला 23 अगस्त को सुनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में समय बीत रहा था, हम पहले ही देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में जब मामला आया तो प्रेगनेंसी 26 वीक्स की थी। उसके बाद यह था कि जितना जल्दी हो सके चीज़ों को अबॉर्ट किया जाए, बट मामला अबॉर्ट करने के बाद डिले हुआ जिसकी वजह से प्रेगनेंसी बढ़ गई। और अब इस दौरान क्या हुआ कि जो पीड़ित पक्ष था, पीड़ित पक्ष का हमेशा से यह होता है कि जितना जल्दी हो हमें न्याय मिले। और यहाँ पर एक दूसरी बात खास देखने वाली यह है कि ये लोग अबॉर्शन के लिए क्यों गए थे न्यायालय। तो भारत का जो नियम है वह यह कहता है कि 24 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी होगी तो उसके लिए न्यायिक परमिशन चाहिए। 24 वीक तक का कंडीशन ये है कि भाई डॉक्टर्स होंगे, दो डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे, सिचुएशन को समझेंगे और उसके बाद आप अबॉर्शन करा सकते हैं। बट जो हमारा नियम है उस नियम में अब इससे ऊपर की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी के कारण इनको कोर्ट जाना पड़ गया था। तो मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ बट उसके बावजूद चीज़ें डिले हुई। अब ये लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इनको न्याय मिले और कोर्ट अप्रूवल दे दे, क्योंकि यह एक खास बात है कि जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा और जितना लेट अबॉर्शन होगा तो उसके साथ साथ जो महिला है उसके जीवन पे भी संकट बढ़ जाएगा और उसकी जान को खतरा रहेगा। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट का साथ इन्होंने छोड़ा और ये मूव कर गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इन्होंने कहा कि ठीक है ये तो बेकार है, अब डिले हो रहा है मामला तो ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाए। मामला 17 अगस्त को पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब 17 अगस्त को जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी ही संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद बताते हैं कि 21 अगस्त को सब कुछ क्लियर कर दिया, कह दिया कि ठीक है अबॉर्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करवा दें आप लोग, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कराएं। लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान एक और मामला गड़बड़ा गया। डिस्प्यूट यहां पर यह हुआ कि 17 अगस्त को जैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो 17 अगस्त को ही गुजरात हाई कोर्ट ने भी भाई मामला अपने पास से आगे बढ़ा दिया और एक जजमेंट इसको लेकर के पास कर दिया। मामला खारिज था वहां पे। अब ऐसी स्थिति में स्थिति यह हुई कि जो वकील थे, वकील ने पहले ही कहा था कि गुजरात हाई कोर्ट से मामला खत्म कर दिया जाए, इसके लिए याचिका दी थी, पर उस याचिका का पालन नहीं हुआ और गुजरात उसके बावजूद भी इस मामले में बना रहा। तो जिस समय मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई न्यायालय को कि आप अधिकार क्षेत्र भूल गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर आप संज्ञान नहीं ले सकते, इससे संबंधित बातें आपको नहीं करनी। उसके बावजूद सारा मामला आगे बढ़ा और अब इस प्रोसेस को आगे चलाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे दो मामले खड़े हुए, एक प्रेगनेंसी को लेकर के और दूसरा जो मामला था वह न्यायालय के पूरे जो क्षेत्राधिकार है उसको लेकर के। तो दोनों पे हम लोग बात करेंगे। मामला आप लोग समझ गए कैसा रहा, और लापरवाही बहुत ज़्यादा है,
कहीं ना कहीं आपको पता है कि मामला अधिक संवेदनशील है, उसके बावजूद आपने चीज़ों को डिले किया और हमें पता लगता है कि अब जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 वीक्स पे आने के बाद में दिया है जजमेंट और कहा है कि ठीक है, आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि भारत के कानून कहते क्या हैं। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि 24 वीक्स तक का अभी मैक्सिमम पीरियड जो है वह बना हुआ है। तो पहले क्या था, पहले जो एक्ट चलता था वह 1971 में बनाया गया था, हालांकि इसको अमेंड कर दिया गया। नई व्यवस्था समझ लीजिए, कह रहे हैं कि अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो 1 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, यानी कि आपको अगर कभी भी अबॉर्शन करवाना है तो एक डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि 12 से 20 हफ्ते के बीच में यह काम हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक डॉक्टर की सलाह आप फिर भी लें। यदि मामला 20 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ जाती है और 20 हफ्ते के बाद में ज़रूरी है कि आप 2 डॉक्टर से सलाह लें, वह अप्रूव करेंगे तो ही काम होगा। बट अगर 24 हफ्ते से मामला ऊपर जाता है तो आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड परमिशन देगा तो ही अबॉर्शन हो पाएगा। हालांकि इसके अलावा कुछ खास नियम यह भी हैं कि अगर प्रेगनेंसी अनचाही है, यानी कि किसी दुष्कर्म के कारण, किसी परेशानी के कारण, जैसे कि हमने यह मामला देखा, तो अगर ऐसा कुछ काम होता है तो आप इसको अबॉर्ट करवा सकते हैं बोर्ड की वजह से। अगर आप बच्चा नहीं चाहते, पारिवारिक परिस्थितियां गड़बड़ हो गई हैं, आपकी मानसिक स्थिति उसको परमिशन नहीं कर दे रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप करवा सकते हैं। 24 वीक्स के बावजूद सारा काम होगा। हालांकि एक और मामला जो है वह इस एक्ट में जुड़ा हुआ है, वह यह है कि अगर प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड के दौरान, चाहे वह कोई भी समय अवधि हो, कोई मेंशन नहीं है, कहा गया है कि समय अवधि कोई भी हो, इस दौरान कभी भी डॉक्टर यह समझे कि बच्चे की वजह से माँ को संकट है और उसकी जान जा सकती है तो वह कभी भी अबॉर्ट कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। यानी कि माँ का जीवन प्रायोरिटी दी गई है उसको इस पूरे के पूरे केस के अंदर, पूरे अधिनियम के अंदर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस अब लॉ को जानने के बाद में ज़रूरी है कि हम आगे बात करें और समझें कि भाई न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है। एक्चुअल में क्या है कि हम सभी ये बात जानते हैं अच्छे से कि भारत में सर्वोच्च अगर कोई है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का अधिकार आता है और हाई कोर्ट के बाद में हम देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय सभी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मामला है, हम लोग पूरे जुडिशरी के साथ विश्वास बनाए हुए चाहते हैं कि न्याय मिले। बट क्या होता है कि इनके आपस में पावर्स यह बटी हुई है कि मामला गो थ्रू होता है, यानी कि पहले निचली अदालत में धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो जिस समय मामला था हाई कोर्ट में, उसके बाद जब चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई तो संवेदनशील मामला था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आ गया। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने याचिका दी थी कि यहाँ से इस मामले को खत्म कर दिया जाए। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी यह थी कि वो इसमें इंटरफेयर ना करे और कोई बात ना कहे और सुप्रीम कोर्ट को पूरा हैंडल करने दे, क्योंकि दोनों की जो बातें थी, जजमेंट दिया, दोनों ने बातें कही, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है। तो इस वजह से नियम ये बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह किसी लंबित पड़े हुए मामले को, 2 तरह के मामले होते हैं देखो, एक होता है विचाराधीन और एक होता है लंबित। यदि मामला लंबित है, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही, ये अन्य मामलों के बारे में, यदि मामला संवेदनशील है तो जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। लंबित मामले को कभी भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है अगर वह कुछ भी उससे संबंधित निर्णय देना चाहता है तो। लेकिन अगर मामला विचाराधीन होता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। बट यहाँ जो मामला था वह व्यक्ति की तरफ से खुद गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को मामला समाप्त कर देना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। तो जो मुख्य गलती थी वह हाई कोर्ट की थी, जिसकी वजह से इसको फटकार भी पड़ी। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है आयोग और क्षेत्राधिकार में आप लोग को कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह खुद मंगवा ले, हाई कोर्ट को पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला लेगा या उसके ऊपर जजमेंट देगा। इतनी बात क्लियर है सभी लोग को। तो संवेदनशील मामला, और हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेगनेंसी का मामला उठा और जुडिशरी में डिस्प्यूट था। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर ला दिया गया है, जिसका जवाब देना जरूरी है। बहुत प्यारा सा आसान सा प्रश्न यह है, तो कमेंट कर दीजिए मुझे जवाब। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है कि भाई जापान भी अब तैयारी कर रहा है और कह रहा है कि चलेंगे चांद की ओर। कभी कभी ऐसा होता है ना जनरली कि गली में अगर कोई इंसान मकान बनाना शुरू कर दे तो उसको देख के गली में पूरी गली को याद आ जाता है कि हमें भी मकान बनवाना था और काम करवाना था। तो पूरी गली में एक एक करके सब लोग मकान का काम शुरू कर देते हैं और फिर सब धीरे धीरे किसी को बनवाना है, किसी को रिपेयरिंग करवाना है, सब चीज़ शुरू हो जाती है एक को देखने के बाद। तो ये वही वाली स्थिति है। हम लोगों ने चंद्रयान 3 पे बात करी थी, हम कह रहे थे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे भेजेंगे, तो पीछे पीछे हमारे रशिया आ गया, कह रहा है कि ठीक है आप चंद्रयान भेजिए, हम पीछे से लूना लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि लूना क्रैश हो गई इनकी।
अब कह रहे हैं जापान भी भाई जाएगा, तो जापान ने अपना पूरा मिशन तैयार किया, नासा ने सहयोग दिया है इसको और कह रहे हैं कि जल्द लॉन्च करेंगे। अभी जो डेट दी है इन्होंने कहा है कि 26 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं, हालांकि समय के अनुरूप हमको बातें पता लगेंगी। बट इतना जानना ज़रूरी है कि भाई जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको हम लोग जैक्सा के रूप में जानते हैं, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, अब अनाउंस कर चुकी है कि भाई मिशन तो हमारा जाएगा। क्यों? क्योंकि सब तैयारियां हो गई हैं, रॉकेट तैयार हैं, पेलोड तैयार है, तो यह सब कुछ पूरा हम लोग सफल करेंगे जल्द। तो अब इससे संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। जब हमने लूना पढ़ा, चंद्रयान पढ़ा, तो यह भी ज़रूरी हो गया। तो क्या क्या खास है इसके अंदर, हमें पता लग रहा है कि भाई इसको लॉन्च किया जाएगा जिस व्हीकल के माध्यम से, जिस रॉकेट के माध्यम से, उस रॉकेट का नाम है मित्सुबिशी HIIA। तो इस रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके जब लॉन्च किया जाएगा तो 2 पेलोड इसमें भेजे जाएंगे। पहले पेलोड का नाम इसमें है एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। इसके अलावा जो दूसरा पेलोड इसमें आएगा उसका नाम है अंतरिक्षयान और स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो XRISM और SLIM के रूप में इनको जान रहे हैं। बट यह जो मिशन भेज रहा है जापान, यह मिशन चंद्रयान और लूना से अलग है। तो यह बात आप लोग को पहले समझना जरूरी है। अलग किस प्रकार है, हम लोग को पता था कि भाई चाहे चंद्रयान जाए चाहे लूना जाए, यह इसके दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे और वहां पर लैंडिंग का काम करेंगे। उसके बाद यह वहां पर जीवन की संभावनाओं को खोजेंगे कि मानव जीवन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जो तत्व जरूरी हैं, वह उपस्थित हैं या नहीं चांद के सरफेस पे, उसका अन्वेषण किया जाएगा। बट यह मिशन अलग है, यह चंद्रमा पे लैंड ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि यह अब से लगभग 5 सालों तक काम करेगा। और 5 सालों तक काम सिर्फ इसका यह रहेगा कि चंद्रमा के आसपास घूमना है, और चंद्रमा के आसपास घूमते 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 यह पूरा चंद्रमा का एनालिसिस करेगा, उसकी सतह की जांच करेगा और वहां से फोटोज को कैप्चर करके भेजेगा, जिसके पीछे कई अनेक उद्देश्य हैं। तो क्या क्या उद्देश्य हैं, जरा उससे संबंधित बातों को हम लोग करेंगे अभी। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि 2 यह पेलोड जाएंगे, और इन 2 पेलोड में जो XRISM पेलोड है, इस पेलोड को जैक्सा ने नासा के साथ मिल करके तैयार किया है। तो दोनों के सहयोग से यह जा रहा है, और यह अपने आप में बहुत खास भी है। XRISM क्यों खास है, जरा आप सारी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात करते हैं हम लोग स्लिम की। स्लिम के बारे में क्या बता रहे हैं कि भाई यह जो पूरा का पूरा मिशन है, ये जो पेलोड जाएगा, यह मुख्य रूप से चंद्रमा के आसपास घूमेगा। इसको बता रहे हैं कि ये इमेजिंग का काम करेगा, यानी कि वहां से फोटोज वगैरह को कैप्चर करके डाटा भेजेगा जैक्सा के पास। अब बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि आप इच्छा अनुसार लैंडिंग कर सके। अभी क्या है कि लैंडिंग कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। चंद्रयान अंतिम समय में आकर के हम लोग को देखा गया कि क्रैश हो गया। हमने देखा कि लूना भी क्रैश कर गया अभी, और अभी चंद्रयान 3 जो है वह मूव कर रहा है, जल्द लैंडिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि सब चीज़ें सफलतापूर्वक हो जाए। लेकिन अब यह जो मिशन लॉन्च किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इच्छानुसार लैंडिंग को संभव बनाना, यानी कि जहां मन करे ना एजेंसी का, वो वहीं लैंड करवा दे अपने मिशन को। अभी हम लोग देख रहे हैं कि साउथ पोल पे जा रहे हैं, वहां भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए फोकस्ड है पूरी तरह से, और उसके लिए डर बना हुआ है मन में बहुत ज़्यादा कि पूरी तरह से सफल होगा या नहीं। तो यह कह रहा है कि ठीक है, मैं जाता हूं, और मैं जाने के बाद सब कुछ एनालिसिस करूंगा, सारी फोटोज लूंगा, उसका डेटा लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि आप किस प्रकार, किन चीजों को आधार बना करके, किन तत्वों के माध्यम से चंद्रमा की कई सतह पर कहीं भी आप लैंड कर पाएंगे। यह सब जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ले लेता हूं। इसमें बता रहे हैं कि उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरे और एक फोटो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम डाला गया है, जो हमें चांद की पूरी सतह की जानकारी वहां से लेकर भेजेगा। स्मार्ट लैंडर क्रेटो की जानकारी और उनकी स्थिति के आधार पर लैंडिंग के लिए जो भी इष्टतम स्थान रहेगा और उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी होगी, सबकी जानकारी ये हमें बताएगा कि आप कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि लैंडर की मुख्य परीक्षा यह होगी कि वह वांछित स्थान पर उतरने में कितना सटीक होगा, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग यह पता लगाएंगे कि किसी क्षेत्र पर अगर उतरना है तो वह कितना सटीक है हमारे उतरने के लिए, और वहां पे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वह भी हमें यही पेलोड बताएगा। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक और पेलोड है जो भी जा रहा है। ये पेलोड चंद्रमा के अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा वहां पे, और नासा के साथ इसी को डेवलप किया गया है। तो क्या बता रहे हैं और क्यों महत्वपूर्ण है ये, कह रहे हैं कि भाई यह ब्रह्मांड के सबसे गर्म क्षेत्रों का एनालिसिस करेगा कि वो इतने अधिक गर्म क्यों है, क्या कारण है उसका इतना अधिक गर्म होने का। जो सबसे बड़ी संरचनाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर, उनकी जांच पड़ताल करेगा और वहां से डाटा भेजेगा। इसके अलावा सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाली जो भी वहां तत्व है, जो भी ग्रह है या कुछ भी है, उन सब का एनालिसिस ये करेगा। तो यानी कि सबसे गर्म, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले और सबसे बड़ी संरचना, इन तीनों का ऊपर यह कार्य करेगा। डाटा ला करके वहां से यह भेजने का काम करेगा नासा को और जैक्सा को।
उसके आधार पर ये अपना पूरा एनालिसिस करेंगे और जो अनसुलझी पहेलियां हैं ना हमारे सौर मंडल की, उन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। कह रहे हैं कि यह पेलोड आकाशगंगा समूह से निकलने वाली गैसों से एक्सरे विकिरणों का पता लगाने में सक्षम होगा, यानी कि जो वहां पे गैसें हैं ना उनके माध्यम से एक्सरे विकिरण को यह ट्रैक करेगा और देखेगा कि कितनी अधिक दूरी है, कौन किस मामले में सक्षम है और किसके माध्यम से क्या हो सकता है आने वाले समय में, सभी चीज़ों पर रिसर्च की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में यह एक्सरेज़म, जिसके मद्देनजर बातें हम लोग सभी देख रहे हैं और नासा की भी बहुत अधिक उम्मीदें जुड़ गई हैं इससे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ नई बातें हमें जानने को मिले। कह रहे हैं कि खगोलविदों को भी यह मदद करेगा और जो भी प्रणालियां हम लोग की है सौरमंडल में, उनके कुल द्रव्यमान को मापने में मदद करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ नासा जक्सा के लिए नहीं, और भी जो हम लोग के खगोलविद हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज, सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। और केवल उनके लिए ही नहीं, उनके जो आने वाले मिशंस हैं उन सभी मिशंस के लिए भी यह बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है, ये हमें यहाँ पे पता लग रहा है। तो जापान का मून मिशन बाकी दोनों से अलग है पर खास है। तो इसी संबंधित कुछ बातें और खास है, जैसे कि यह प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है परवनार नदी परियोजना के बारे में। तो भाई पीआईबी से यह न्यूज़ आई है और जो न्यूज़ हमें बता रही है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा तमिलनाडु की एक नदी है, सहायक नदी, कह रहे हैं कि उस नदी को पर्वनार नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने इस नदी के मार्ग को बदला है और वो भी स्थायी रूप से बदलने का काम किया है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें ज़रूरी हो गई हैं कि क्यों बदला है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ रहेंगे, तो ज़रा एक बार जानते हैं। तो इस नदी को बदलने का कारण, जो उसका मार्ग है उसको क्यों बदला गया, यह एक पहला प्रश्न है अपने आप में। तो इसके पीछे कह रहे हैं कि पहला बड़ा कारण है खदान 2। कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 खदानें हैं और खदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिए। बट कई बार क्या होता है कि जब वाटर ओवरफ्लो होता है तो नदी का पानी खदान तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उत्खनन कार्य नहीं हो पाता। वहीं दूसरा कारण यह है कि भाई यहाँ पर कृषि भूमियां हैं और लोग निवास करते हैं, छोटे गांव बसे हुए। तो कह रहे हैं कि वाटर ओवरफ्लो की वजह से इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत अधिक भर जाता है, जो स्थानीय लोगों को परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति में खदान की उद्देश्यों को समझते हुए, उसके लाभों को समझते हुए और लोगों के जीवन के प्रभाव को समझते हुए ज़रूरी था कि इसके मार्ग को थोड़ा बदल दिया जाए ताकि जनजीवन थोड़ा अच्छे से रह पाए। यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि खदानों के आसपास के गांव को बाढ़ से बचा लिया जाएगा इस उपाय के माध्यम से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि भाई अब आने वाले समय में बाढ़ का खतरा बहुत अधिक कम हो जाएगा इस पूरे क्षेत्र में। साथ साथ यह भी है कि भाई कृषि भूमि जो है वह सिंचाई के लिए अब अतिरिक्त जल प्राप्त कर पाएगी और अच्छी कृषि होने की संभावना रहेगी। साथ साथ भाई भूजल के जो सोर्सेज हैं, नदी जल के जो सोर्सेज हैं, उनका संचय भी अब अधिक संभव हो पाएगा, यह देखने को मिल पाएगा। बट यह जो नदी है और जिस स्थान में मौजूद है, जिस वजह से कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए प्रश्न बना सकती है। और कई बार हमने देखा है कि जो इसी तरह के छोटे विषय होते हैं वहाँ से बहुत जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। बट यह जो टॉपिक है बहुत अच्छा है और नदी के मामले में प्रश्न हम देखते हैं कि आते रहते हैं। जैसे कि यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है और इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में। तो कॉमेंट कर दीजिए इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सभी बातें कर ली गई हैं आप लोग के साथ में। तो बस ऐसे ही चैनल पे बने रहें, कमेंट करते रहें, रेगुलर सेशंस पे अपने रिव्यू दें हमें। और जो भी सुझाव हैं आप लोग के आज के इस वीडियो के लिए और जितने टॉपिक बताए हैं या उच्च न्यायालय का बिहेवियर क्यों ना हो, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द मिल लेंगे, कुछ नई बातों को करेंगे। थैंक यू सो मच।